वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है एग्जाम बूस्टर चैनल में। जैसा कि हमने कल के प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, भारत की भूगर्भिक संरचना भाग पार्ट में उत्तर भारत के विशाल जो पर्वतमाला है उसको नदियों के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है और उसका क्षेत्रीय नामकरण कैसे हुआ है। आज उस श्रृंखला में भारत के उत्तर पर्वतमाला की आखिरी श्रृंखला है, इसके बाद उत्तर भारत का जो विशाल पर्वतमाला है वो समाप्त हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छा लगा होगा और आइए इसको आज समाप्त करते हैं, इस उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला को। इसमें दिया गया है ये भारत का आपका मैप है, इसमें ये ट्रांस हिमालय है जिसमें आपका लद्दाख, काराकोरम, जास्कर श्रेणियाँ हैं, उसके नीचे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, ये मानसून है। मानसून जब गर्मी के मौसम में हमारे भारत में प्रवेश करता है तो कैसे हिमालय पर्वत टकरा के हमारे पूरे भारत में या नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में वर्षा कराता है। आज हम जानेंगे जो उत्तर भारत का जो विशाल पर्वतमाला है उसका हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वो प्रभावित, कितना उसका इम्पोर्टेंस है, कितना उसका महत्व है। आइए उसके महत्व को जानते हैं दोस्तों। पहला उसमें है प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा। जो उत्तर भारत का जो विशाल हिमालय की जो श्रृंखला है, ये चाइना, तिब्बत जो कंट्री हैं ईस्ट टू वेस्ट जो इसके इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं, इससे ये प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण होता है। पश्चिम से पूरब तिब्बत या यूँ कह लीजिए चीन से हमारे प्राकृतिक एवं राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण होता है। उसके साथ साथ शेष एशिया से अलग करता है। ये एक प्राकृतिक बॉर्डर लाइन है जो हमको एशिया से अलग करता है, इसलिए भारत को एक सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ साथ भारत की जलवायु निर्धारित करता है। भारत की जलवायु कैसे निर्धारित करता है? उत्तरी ध्रुव से चाइना, मंगोलिया इत्यादि उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को टकरा के वापस उन्हें उधर ही भेज देता है, वापस उन्हीं की दिशा में भेज देता है, जिससे उत्तर भारत में ठंडी हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे कि हमारे उत्तर भारत में टेम्परेचर काफ़ी एवरेज बना रहता है, जिससे हमारा जो जीवन काल है और हमारे जो जीने का जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी उससे प्रभावित होता है। उसके साथ साथ वर्षा काल में मानसूनी हवाएं टकरा कर वर्षा कराती है। जब मानसून का आगमन होता है, जून से लेकर सितंबर तक जो मानसून हमारे यहाँ आता है और पूरे भारत में फैल जाता है, तो जैसे मानसून हमारे भारत में ऊपर आता है, नॉर्थ साइड में आता है, हिमालय से टकराकर हमारे उत्तर भारत और मध्य भारत में ज़बरदस्त वर्षा कराता है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। उसके साथ साथ वर्षा कराता है तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो कृषि होती है, कृषि की मैक्सिमम जो हमारे कृषक हैं, किसान भाई लोग हैं, उनका जो सिंचाई है इसी पे डिपेंड है, इसी पे निर्भर है। यदि मानसून सही आता है तो किसानों को खेती में काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मानसून होता है, मानसून को टकराकर उत्तर और मध्य भारत में वर्षा कराने की वजह से यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होता है, इसलिए इसका महत्व तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं नदियाँ। दोस्तों, उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, मैक्सिमम नदियाँ उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला के श्रृंखलाओं से निकलती है। क्योंकि उत्तर भारत की जो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं उस पे दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पीक पाए जाते हैं, चोटियां पाई जाती हैं, जिन पे ग्लेशियर जमे होते हैं। क्योंकि ग्लेशियर बर्फ के बने होते हैं, हमेशा पिघलते रहते हैं, इसलिए पिघल के एक नदियों को फॉर्म बनाते हैं। और उत्तर भारत की मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवर जो होती हैं, यही हिमालय रेंज से उनका ओरिजिन होता है, वहीं से उनका उद्गम स्थल होता है। और उसके साथ साथ ये नदियाँ सतत वाहिनी होती है। क्या होता है सतत वाहिनी? ये नदियाँ सालों भर इन नदियों में अपना पानी भरा रहता है। सालों भर इसलिए नदियों में पानी भरा होता है क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो इस नदी के पानी में वृद्धि होती है और साथ साथ बरसात के मौसम में बारिश से पूरे पानी भर गई होती है। इसलिए उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों को हम सतत वाहिनी नदियाँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर उस पर पाए जाते हैं और ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। उसके साथ अनेक सिंचाई की परियोजनाएं बनाई गई। चूँकि काफ़ी ऊंचाई से आती हैं, इनकी गति ज़्यादा है, तो इनके कई जगह इनके ऊंचाई पर डैम बना के वहाँ से सिंचाई के लिए हमने नहर का विकास किया है, जो कि कृषि क्षेत्र में एक वरदान का काम करता है, कृषि क्षेत्र में वरदान साबित हुआ है। कौन? उत्तर भारत की नदियों पर बनाए गए डैम और उनसे निकाले गए
नहर जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, इन नदियों पर डैम बना के हम इनके पानी के रास्ते को या दिशा को मोड़ के उत्तर भारत या मध्य भारत में किसानों को सिंचाई के लिए उनको पानी उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जो ये उत्तर भारत की जो नदियाँ आती हैं जो विशाल पर्वतमाला से आती हैं, तो चूंकि वो काफ़ी ऊंचाई से आती हैं और पर्वत के रास्ते आती हैं, तो ये अपने साथ छोटे छोटे सेडिमेंट के कण को बहा के लाती है। सेडिमेंट के कण को छोटे छोटे रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट्स को बहा कर लाती हैं और नदियों में जब आती हैं, जब नदियाँ बाढ़ लाती हैं तो एक जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं और जलोढ़ मृदा को कहीं ना कहीं पूरी बिछा देती है। इसके वजह से हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान में काफ़ी उपजाऊ मिट्टी, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, उसका निर्माण हुआ है, जो हमारे कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। समझ गए? उपजाऊ जलोढ़ मैदान। अब आते हैं संसाधन के बारे में। संसाधनों के विकास के संभावित क्षेत्र जैसे कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी यानी धात्विक संसाधन। ऐसे संसाधन जिनमें धात्विक की गुण पाई जाती है, मेटलिक उसमें कैरेक्टर पाया जाता है, वो उत्तर भारत के विशाल हिमालय पर्वत के अंदर दबे हुए हैं। ये दबे हुए हैं इसलिए दबे हुए हैं क्योंकि इनका उत्थान के समय इनमें जो रॉक्स पाए जाते हैं उनकी वजह से इनके अंदर अनेक प्रकार के मेटलिक धातु हैं, लेकिन इनको खनन करके बाहर निकालना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, काफ़ी महंगा हो जाता है। और ये चूँकि बहुत मोटी यहाँ के रॉक्स हैं, तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है और टेक्नोलॉजी उतनी हमारे पास नहीं, इसलिए हम उसे निकालते नहीं हैं। इसलिए इतनी ज़्यादा मेटलिक संसाधन होने के बावजूद भी हम उससे एक भी उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाते हैं। खनन काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों, काफ़ी हद से ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हम उत्तर भारत के विशाल मैदान में मेटलिक रिसोर्स होने के बावजूद भी हम निकाल नहीं पाते। उसके साथ साथ हमारे पास कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक, हमारे पास नॉन मेटलिक रिसोर्स भी उत्तर भारत के विशाल जो पर्वतमाला है उसके नीचे उसके गर्त में धंसा है। नॉन मेटलिक जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी धंसा है, लेकिन वही बात मोटे होने की वजह से उसकी चट्टानें काफ़ी मोटी हैं, इसलिए उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। लास्ट में आते हैं वन संसाधन। वन संसाधन क्या होते हैं? वन संसाधन का इस्तेमाल काफ़ी बृहद पैमाने पर अभी भी हो रहा है और इसका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है यहाँ पे हर प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, एवरग्रीन वनस्पति पाए जाते हैं, जिसमें आपका सागौन है, शीशम है, ओक है, देवदार है, बांस है। एवरग्रीन के साथ साथ यहाँ पे पतझड़ या पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, जैसे सागौन हो गए और शीशम हो गए और एवरग्रीन में देवदार हो गए, बांस हो गए, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महंगे हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से इनका लाभ काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए यदि हम बात करें यहाँ पे पेड़ों के लिए, तो पेड़ों के दृष्टिकोण से, ये वन संसाधन के दृष्टिकोण से हिमालय पर्वत का योगदान और हिमालय पर्वत का जो महत्व है काफ़ी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ हमारा भारत आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाना जाता है और आयुर्वेद डिपेंड करता है जड़ी बूटियों पर, और जड़ी बूटी उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला से ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दुर्लभ जड़ी बूटियों का जो केंद्र है, जो आयुर्वेद उद्योग पर आधारित है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला के श्रेणियों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती है। उसके साथ साथ शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग से डिस्कस किया था। जब एक ऐसे पहाड़ होता है, फिर दूसरा पहाड़ निकला होता है, बीच में जो वैली पाई जाती है, उस वैली में शीतोष्ण घास के मैदान का काफ़ी विस्तार है। इस विस्तार की वजह से यहाँ पे समशीतोष्ण घास के मैदान हुए, जिससे पशुपालन काफ़ी बढ़ जाता है और दूध और उसके साथ साथ पशुओं के लिए ऊन और रेशम का काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हम उस उद्योग को हम काफ़ी वहाँ पे डेवलप किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान होने की वजह से। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों जैव विविधता का विशाल वासस्थान। चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ पे एवरग्रीन, सदाबहार वन, पतझड़ वन, प्रत्येक प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं, इसलिए जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक हॉटस्पॉट स्थान है। हॉटस्पॉट मीन्स एक ऐसा स्थान जहाँ पे अधिक से अधिक जैव विविधता वाले जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ एनिमल पाए जाते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे आपका रेड पांडा हो गया, आपका स्नो लेपर्ड हो गया, एक्सेट्रा। इस टाइप के जो क्या वाइल्ड लाइफ एनिमल है यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि जैव विविधता का एक विशाल वास स्थान है। तो इस प्रकार भारत की भूगर्भिक संरचना का भाग 6 है। भाग 6 में जो हमने पढ़ा है, उत्तर भारत के जो विशाल पर्वतमाला है उसमें हमने
हिमालय के महत्व के बारे में समझा। हिमालय का वैल्यू, हिमालय का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैंने सोचा एक पार्ट इस पे बनाया जाए जो कि आईएएस मेंस, पीसीएस मेंस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स और मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके दृष्टिकोण से दोस्तों हम आगे इसमें इसको लेके आए हैं और आज ये चैप्टर हिमालय का जो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट हो गए। इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे दर्रा, ग्लेशियर, ये लास्ट में जब सब चीज़ कवर करा देंगे तो एक एक वीडियो में, एक एक लेक्चर में आपको सारी चीज़ें मैप बेस्ड आपको कवर करा दिए जाएंगे, जो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा भारत की भूगर्भिक संरचना भाग 6 में उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आपको यहाँ पे कवर करा दिया गया। और उसके साथ साथ अब स्टार्ट करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब उसमें आपको बताया जाएगा उत्तर भारत के विशाल मैदान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसे कितने काइंड्स ऑफ, मतलब जो नॉर्थ इंडियन प्लेन पार्ट हैं, कितने काइंड्स आपको वहाँ की जो मिट्टियाँ, जो सॉइल पाई जाती है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है और क्या कंटेंट चाहते हैं और आपकी क्वालिटी में क्या हम सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।